हेलो माय स्टूडेंट्स, वेलकम टू एकेडमी क्लासेस। एकेडमी क्लासेस में आपका स्वागत है। हमारा ये इन्वायरमेंट कन्वेंशन एंड प्रोटोकॉल, पर्यावरण सम्मेलन एवं प्रोटोकॉल, इसके बारे में हमारी क्लासेस चल रही है। ये हमारी मूल विधि की 5th क्लास है। मैं आपका प्रवीण सर आपके लिए कोर्स लेके आया हूँ। अगर आपको मेरे बारे में कुछ जानना है तो आप ये पढ़ सकते हैं। इसके अलावा आप टेलीग्राम बिल्कुल ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि टेलीग्राम में सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे अपलोड होते हैं। टेलीग्राम तो मस्ट है आपके लिए। उसके अलावा यदि आप मेरे से कनेक्ट होना चाहते तो हो सकते हैं। मोस्ट वेलकम। अब देखिए, यहाँ पे आपको 2 PDF दिख रहा है, 2 PDF, एक है इंग्लिश का, एक है हिंदी का। ये दोनों PDF मैंने इस तरीके से डिजाइन किए हैं कि जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं उनके लिए भी सही रहेगा और जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं उनके लिए भी सही रहेगा। अब देखो, अपना हम कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं, अपनी हम क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे है रामसार कन्वेंशन, जिसे रामसार सम्मेलन भी कहते हैं। एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, ये वीडियो बिल्कुल अंत तक देखना, पूरा जब तक नहीं देखोगे तब तक समझ में नहीं आएगा। यदि UPSI निकालना है, अगर सिलेक्शन पाना है तो वीडियोस पूरा देखा करो, हैबिट बना लो। चलो अब हम स्टार्ट करते हैं। पहला है रामसार कन्वेंशन, पहला है रामसार सम्मेलन। इसकी स्थापना हुई है 1971 में। कब हुई है? 1971 में। ये किस लिए बनाया गया है? तो ये बनाया गया है वेटलैंड्स, याद रखना, वेटलैंड्स जिसे कहते हैं झील हो गए, तालाब हो गए, पॉन्ड्स हो गए, दलदल हो गए, इसके संरक्षण के लिए, इसके यूटिलाइजेशन के लिए, इसके कंजर्वेशन के लिए ये रामसार सम्मेलन बनाया गया है, याद रखना। अब देखो, ये जो रामसार सम्मेलन है इसे जल पक्षी सम्मेलन के नाम से भी जाना जाता है, जल पक्षी सम्मेलन के नाम से भी जाना जाता है। और भारत इस सम्मेलन का हिस्सा है, इंडिया इज ए पार्टी। और वर्तमान में भारत में 27 रामसार स्थल हैं। प्रेजेंटली 27 रामसार साइट्स आर देयर इन इंडिया। ये आपको याद रखना है, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया कि रामसार सम्मेलन किससे रिलेटेड है? वेटलैंड से रिलेटेड है। कब स्थापना हुई? 1971 में हुई। इसको और भी क्या कहते हैं? जल पक्षी सम्मेलन भी कहते हैं। क्या इंडिया इसका पार्टी है? हाँ है। रामसार कहाँ है? तो रामसार ईरान में है, याद रखना। कहाँ है? ईरान में है, ईरान। चलो ठीक है, आगे देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा स्टॉकहोम डिक्लेरेशन, स्टॉकहोम घोषणा। स्टॉकहोम घोषणा पत्र जो है यह 1971 में इसकी स्थापना हुई थी। और एक चीज बता दूं तुम्हें, स्टॉकहोम घोषणा पत्र ये ऐतिहासिक था पर्यावरण संरक्षण के लिए। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह संरक्षण कैसे किया जाए उसके लिए स्टॉकहोम घोषणा पत्र आई था, इंटरनेशनल प्रोटेक्शन ऑफ द इन्वायरमेंट। अब ये सिर्फ देश के, इंडिया के या फिर किसी कंट्री से लिमिटेड नहीं है, पूरे वर्ल्ड इसको प्रोटेक्ट करने के लिए आ रही है, हाथ बढ़ा रही है इन्वायरमेंट को, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। और इसके बाद UNEP का फॉर्मेशन हुआ, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम का फॉर्मेशन हुआ था। इसके बाद ही, स्टॉकहोम डिक्लेरेशन के बाद ही, याद रखना, 1972 किससे रिलेटेड है? पर्यावरण संरक्षण से रिलेटेड है। चलो आगे देखते हैं। फिर है हमारा साइट्स। देखो एग्जाम में तुम्हारे आएगा CITES, चाहे हिंदी वाले हो चाहे इंग्लिश वाले हो, लिख के आएगा साइट्स। साइट्स किससे रिलेटेड है? याद रखना, कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ फ्लोरा एंड फौना। इसका मतलब क्या हुआ? जो परजीवी, वन्य पशु एवं वनस्पति जो लुप्त होते जा रहे हैं, याद रखना, लुप्त प्रजाति के लिए, ऐसे प्रजाति जिसको खतरा है कि लुप्त हो सकते हैं, उसमें यदि व्यापार होता है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होता है, तो उसमें कैसे रोका जाए, कैसे बचाया जाए, कैसे कंट्रोल किया जाए, कैसे नियंत्रण किया जाए, उसके लिए कन्वेंशन बनाया गया है, उसके लिए सम्मेलन बनाया गया है। कब हुआ थी स्थापना? 1973 में, याद रखना, 1973 में। इसे वॉशिंगटन कन्वेंशन, वॉशिंगटन सम्मेलन भी कहते हैं। और यह कानूनी रूप से बाध्यकारी है सभी देशों के ऊपर, लीगली बाइंडिंग है। जो भी देश इसके पार्टी हैं, जो भी इसको साइन किए हैं, समझौता किए हैं, इसमें इस सम्मेलन के हिस्सा हैं, उनको यह मानना अनिवार्य है। चलो ठीक है, आगे देखते हैं। फिर है हमारा कन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी स्पीसीज।
जिसे शॉर्ट में हम CMS भी कहते हैं, प्रवासी प्रजातियों का सम्मेलन। अब देखो प्रवासी प्रजातियों का मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि मान लो ये हमारा कंट्री है भारत, और ये मान लो रसिया है। तो जब रसिया में बहुत ज़्यादा ठंड पड़ने लगती है तो जो वहाँ के पक्षी होती हैं वो उड़ के, बर्ड्स उड़ के हमारे देश में आ जाती हैं, और जब भारत में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ने लगती है तो पक्षी उड़ के चली जाती है रसिया में। यानी कि एक पक्षी एक देश में लिमिटेड नहीं रहती, वो पूरे कंट्रीज़ को, पूरे वर्ल्ड वाइज घूमती रहती हैं। तो उसके संरक्षण के लिए, उसी को कहते हैं माइग्रेटरी स्पीसीज, उसके संरक्षण के लिए एक सम्मेलन हुआ था, उसके संरक्षण के लिए एक सम्मेलन हुआ था जिसे हम बॉन कन्वेंशन भी कहते हैं, जिसे हम बॉन कन्वेंशन भी कहते हैं। याद रखना, बॉन कन्वेंशन इंपॉर्टेंट है, पूछेगा बॉन कन्वेंशन किसे कहते हैं, CMS को कहते हैं, साइट्स को नहीं कहते हैं, स्टॉकहोम को नहीं कहते हैं। इसकी स्थापना 1979। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा नैरोबी डिक्लेरेशन। नैरोबी, नैरोबी कहाँ है, केनिया में है। देखो इसकी स्थापना हुई है 1982 में, इसकी स्थापना हुई है 1982 में। तो नैरोबी किस लिए था, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सतत विकास को अचीव करने के लिए था, प्राप्त करने के लिए था। और यह स्टॉकहोम जो हमारी घोषणा पत्र आई थी 1972 में, उसके 10 साल के बाद यह नैरोबी डिक्लेरेशन आया है। स्टॉकहोम की 10वीं वर्षगांठ में आया है ये। चलो इतना समझ में आ गया, याद रहेगा कि स्टॉकहोम आया था 1972 में, और 10 साल बाद 1982 में क्या आया है, नैरोबी का आया है। CMS कब हुआ, 1979 में हुआ। साइट्स कब हुआ, 1973 में हुआ। चलो इतना सबको समझ में आ गया, आगे बढ़ते। देखो उसके बाद है वीना कन्वेंशन। क्या है फिर, वियना सम्मेलन। अब यह जो वीना सम्मेलन है, यह है ओजोन लेयर, ओजोन परत के संरक्षण के लिए। इसकी स्थापना हुई है 1985 में। और इसमें क्या करना है, वीना कन्वेंशन। एक चीज मैं तुम्हें बता दूं, देखो बच्चों, कन्वेंशन और प्रोटोकॉल में दोनों में फर्क ये होता है कि कन्वेंशन जो होता है वो लीगली बाइंडिंग नहीं होता है, वो बाध्यकारी नहीं होता है, और प्रोटोकॉल बाध्यकारी होता है। यानी कि प्रोटोकॉल में यदि कोई कंट्री समझौता किया है, उसका पार्टी है, तो यानी कि उसको मानना अनिवार्य है। कन्वेंशन में ऐसा कुछ नहीं है। तो ये बेसिक सा फर्क है। चलो देखते हैं। इसमें बोला है ओजोन लेयर, ओजोन की जो परत है उसके संरक्षण के लिए वीना कन्वेंशन, वीना समझौता किया गया था 1985 में। देखो अब मैं आपको बता दूं ओजोन होता क्या है। मान लो ये हमारा देश है, हमारा देश नहीं, ये पूरी पृथ्वी है, और पृथ्वी के ऊपर ये एक लेयर है, गैसेस की लेयर है, जिसे कहते हैं ट्रोपोस्फेयर। तो इसको मैं आसान तरीके से बनाता हूँ। ये तो मैंने गोल बना दिया। मान लो ये पृथ्वी है, और पृथ्वी के ऊपर ये मान लो ट्रोपोस्फेयर है। क्या कहते हैं इसे, ट्रोपोस्फेयर। इसके ऊपर जो लेयर है उसे कहते हैं स्ट्रेटोस्फेयर। क्या कहते हैं उसे, स्ट्रेटोस्फेयर। देखो ये जो स्ट्रेटोस्फेयर है, यहीं पे ओजोन की परतें पाई जाती हैं, यहीं पे ओजोन की लेयर पाई जाती हैं। और ये जो ओजोन की लेयर है, यहाँ से जो सूरज की रोशनी, सूरज की जो किरणें आ रही हैं, तो ये पहले ओजोन की परतों पे गिरती हैं। इसको मैं दूसरे तरीके से बनाता हूँ तब तुम्हें समझ में आएगा। देखो यह है पृथ्वी, यह है ट्रोपोस्फेयर, यह है स्ट्रेटोस्फेयर, और यह है सूरज। अब सूरज की रोशनी देखो ऊपर से आ रही है, पृथ्वी पे आ गई। अब पृथ्वी पे जब आ रही है तो ये जो स्ट्रेटोस्फेयर है, ये ट्रोपोस्फेयर है, तो यहाँ पे ओजोन की परतें हैं, ये ओजोन की परतें हैं। ये जो हैं सूरज की किरणें, जो हार्मफुल किरणें हैं, जो नुकसानदायक किरणें हैं, उसको आने से रोकती है, जिसकी वजह से कोई इंसान बचा रहता है, या नहीं तो उसको स्किन कैंसर हो जाएगा। तो ये चीज़ उससे बचाती है, क्योंकि अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस निकलता है उससे, सूरज से, और यह ओजोन लेयर, इसको परत, इसको रोक लेती है। तो असल में हो क्या रहा है कि जो कई सारे हार्मफुल गैसेस हैं, उसकी वजह से मान लो जैसे फ्रिज में जो गैसेस लगती हैं, जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, CFC है, उसकी वजह से जो ओजोन की जो परतें हैं वो ख़त्म होती जा रही हैं, कम होती जा रही हैं, जिसकी वजह से पूरी दुनिया में खतरा बढ़ता जा रहा है। इसीलिए इसको संरक्षण के लिए वीना कन्वेंशन लाया गया था। इतना तुम्हें समझ में आ गया?
चलो अच्छी बात है। अब हम देखते हैं मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। जैसे कि मैंने तुम्हें बताया कि ये देखो बच्चों, ये जो प्रोटोकॉल है, प्रोटोकॉल, तो प्रोटोकॉल का मतलब क्या होता है कि यानी कि लीगली बाइंडिंग है। कन्वेंशन कोई ज़रूरी नहीं है बाइंडिंग होगा। तो इसका कब हुआ है, इसकी स्थापना कब हुई है? 1987 में। इसके 2 साल बाद ही इसकी स्थापना हुई है। ठीक है, इतना तो मैं याद हो गया। चलो ठीक है। अब मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल यही एक ऐसा प्रोटोकॉल है, देखो इधर देखो, 1987 में इसकी स्थापना हुई मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की। यही एक ऐसा प्रोटोकॉल है जिसे यूनाइटेड नेशन, संयुक्त राष्ट्र के जितने देश हैं सबने इसे रेटिफाई किया है, सबने इसे साइन किया है, हस्ताक्षर किया है। एक ये यूनिवर्सल ट्रीटी है, ऐसे इसे किसी भी देश ने इसे रोका नहीं है। इसका काम क्या है? इसका काम है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का काम है ग्रीन हाउस गैसेस। ये जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं, ये देखो GHG, ग्रीन हाउस गैसेस, इसको रोकना, इसे कम करना। इसका केवल ओजोन जो पदार्थ है, जो परत है, उससे बचाना नहीं है, इसे ग्रीन हाउस गैसेस को भी कम करना इसकी जिम्मेदारी है। तो चलो तुम्हें इतना समझ में आ गया क्या? अब इसमें लिखा हुआ है इट इज अ प्रोटोकॉल टू द वीना कन्वेंशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ ओजोन लेयर। चलो ठीक है, ओजोन लेयर के प्रोटेक्शन के लिए, संरक्षण के लिए क्या बनाया गया है? वीना बनाया गया है। तो उसके फर्दर जो कई सारे जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं उसे कैसे कम किया जाए, तो उसके लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है। इतना चलो हमें समझ में आ गया। खैर आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा ब्रडलैंड रिपोर्ट। ब्रडलैंड रिपोर्ट ये कब आया है? ये आया है 1987 में। ये रिपोर्ट किस चीज़ की बात करता है? ये बात करता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट की। सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सतत विकास। इसके पहले यह इतना फेमस नहीं था, कोई जानता नहीं था, लेकिन जब ये ब्रडलैंड रिपोर्ट आया तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट सभी NCERT की किताबों में, सभी किताबों में सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में लिखा जाने लगा। सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता क्या है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता है सतत विकास, यानी कि ऐसा विकास जो प्रेजेंट की ज़रूरतें तो पूरा कर ले, लेकिन जो आने वाली पीढ़ियां हैं उसकी भी ज़रूरतों को देख सके, उसे कहते हैं सतत विकास। यानी कि आज की पीढ़ी और आने वाली पीढ़ी दोनों को संभाल सके, उसे कहते हैं सतत विकास। तो पहली बार सतत विकास का जो कॉन्सेप्ट, जो अवधारणा दिया गया, ब्रडलैंड रिपोर्ट में दिया गया। याद रखना ये आया था 1987 में आया था। उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण, याद रखना सबसे महत्वपूर्ण जो आज का लेक्चर हम पढ़ रहे हैं उसमें सबसे महत्वपूर्ण जो है उसे है अर्थ समिट, अर्थ सम्मेलन। याद रखना पृथ्वी शिखर सम्मेलन, अर्थ सम्मेलन। ये कब हुआ है? ये हुआ है सम्मेलन 1992 में हुआ है। ये कहाँ हुआ है? याद रखना ये हुआ है ब्राज़ील में। कौन से शहर में? ये हुआ है रियो। उसका दूसरा नाम क्या है? रियो डिक्लेरेशन। क्या कहते हैं इसे? रियो घोषणा पत्र, रियो डिक्लेरेशन ये भी कहते हैं उसे। तो याद रखना रियो शहर में हुआ है। कहाँ? ब्राज़ील में। कब हुआ है? 1992 में। किससे रिलेटेड है? इन्वायरमेंट कंजर्वेशन एंड डेवलपमेंट। जो पृथ्वी का जो कंजर्वेशन है, पर्यावरण का जो संरक्षण है, उसका विकास है, उससे रिलेटेड हुआ था पृथ्वी शिखर सम्मेलन। इसमें याद रखना 3 चीजें उभर के आई थी। 3 चीजें कौन कौन सी? पहला है CBD, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। ये जो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है उसे कैसे बचाना है। दूसरा है UNFCC, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क ऑन कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसे कैसे बचाना है। और तीसरा है UNCCD, यानी कि जो डिजर्टिफिकेशन हो रहे हैं, जो डेजर्ट बनते जा रहे हैं, उस पर भी काम हो रहा है। यानी कि 3 चीज़ों पे इन्होंने काम करने का सोचा। पहला इन्होंने CBD, जो बायोडाइवर्सिटी है, प्लांट्स की स्पीसीज, एनिमल की स्पीसीज, जो पेड़ पौधे हैं, जंगल है, उसका संरक्षण करना है, क्लाइमेट का संरक्षण करना है, और जो डेजर्ट हैं, जो जमीन बंजर होती जा रही है, उसे बचाना है। यानी कि 3 चीज़ों पर इन्होंने काम किया। ठीक है, इतना समझ में आया। चलो अब आगे बढ़ते हैं। देखो एजेंडा 21। एजेंडा 21 क्या है? एजेंडा 21 का मतलब है कि 21st सेंचुरी में, यानी कि 21वीं सदी में हमारा क्या एजेंडा होने वाला है, उस पर काम करना है। और एजेंडा होगा सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये कब आया था? ये उसी साल आया था 1992 में। इसका मतलब क्या है कि 21वीं सेंचुरी में, 21वीं सदी में हमें किस तरीके से सतत विकास करना है, इसका मतलब ये है। यह भी अर्थ समिट, पृथ्वी शिखर सम्मेलन का ही एक हिस्सा था। चलो इतना समझ में आ गया, आगे देखते हैं।
अब देखो ये दिया है UNFCCC। अब तुम्हें ये पता चल गया कि जो अर्थ समिट हुआ था, ये जो पृथ्वी शिखर सम्मेलन हुआ था, उसका एक प्रोडक्ट निकला था, उसमें निष्कर्ष निकला था जिसमें से एक था UNFCCC, जिसको कहते हैं यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क ऑन कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, यानी क्लाइमेट चेंज के ऊपर था। तो देखो इसका जो स्थापना हुई 1992 में, ये तो सबको पता ही है। फिर उसके बाद ये किससे रिलेटेड है, तो ये रिलेटेड है ग्रीन हाउस गैसेस की जो इमिशंस हैं, ग्रीन हाउस गैसेस की जो इमिशंस हैं उसे कम करना है। क्यों कम करना है? जिससे ग्लोबल वार्मिंग, जो ग्लोबल वार्मिंग है उसे रोकने के लिए। देखो यहाँ देखो, ग्लोबल वार्मिंग से निपटने के कम से कम क्रम में ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी करना ही इसका एम है, पर्पस है। तो ये भी उसी समय स्टार्ट हुआ था, जैसे कि पता है तुम्हें। और इसके अलावा मैं तुम्हें बताऊं कि क्योटो प्रोटोकॉल, देखो एक प्रोटोकॉल आ गया, यानी कि ये बाइंडिंग है। क्योटो प्रोटोकॉल, क्योटो है जापान में, क्योटो प्रोटोकॉल स्टार्ट किया गया था। और यह प्रोटोकॉल स्टार्ट किया गया था जो डेवलप्ड कंट्री हैं, जो विकसित देश हैं, उनके लिए, कि भैया आप जो हैं बहुत ज़्यादा डेवलप्ड हो चुके हैं, इसलिए आपकी जिम्मेदारी है ग्रीन हाउस गैसेस आप कम करें। कैसे कम करेंगे? तो जो कोल बेस्ड पावर प्लांट हैं, जैसे कोयले से जो बिजली पैदा हो रही है, अब उसे चेंज करें आप, अब रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ मूव करें, सोलर एनर्जी की तरफ मूव करें। तो ये इसकी जिम्मेदारी थी। और क्योटो प्रोटोकॉल बहुत ज़्यादा सक्सेस भी रहा। लेकिन डेवलप्ड कंट्रीज़ की ये हमेशा शिकायत थी कि डेवलपिंग कंट्रीज़ जैसे कि इंडिया और चाइना, ये भी बहुत तेज़ी से गैस लीक करते हैं, जो गैसेस रिलीज़ करते हैं इन्वायरमेंट में, वो भी कम होना चाहिए। खैर उसके बाद फिर एक नया आता है पेरिस एग्रीमेंट, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। पहले ये था क्योटो, फिर आता है पेरिस एग्रीमेंट। तो ये चीज़ हो गई। फिर उसके बाद है CBD, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। देखो ये भी एक प्रोडक्ट है। एक था UNFCCC, ये आया था अर्थ समिट में, एक ये भी आया है अर्थ समिट में। ये देखो CBD, ये भी आया है अर्थ समिट में, ये तो पता है। अब इसकी स्थापना सबको याद होगा क्योंकि उसी समय आया है। देखो इसका क्या एम है, 3 प्रमुख इसके लक्ष्य हैं। जैविक विविधता, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, जैसे मैंने बताया, जैव विविधता का संरक्षण पहला है। दूसरा है इसके घटकों का स्थायी उपयोग करना, सस्टेनेबल यूज ऑफ इट्स कंपोनेंट, जो इसके कंपोनेंट निकलेंगे उसका स्थायी यूज करना। और शेयरिंग द बेनिफिट ऑफ जेनेटिक रिसोर्सेज फेयरली एंड इक्विटेबली। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि जो जो फायदे इससे निकल के आएंगे उसे बराबरी से सबको उपयोग करना है, यूज करना है। आनुवांशिक संसाधनों से प्राप्त होने वाले लाभों की निष्पक्ष और न्याय संगत साझेदारी करना। मान लो अमेरिका की कोई फाइजर कंपनी है और वो भारत में आके इन्वेस्टमेंट करती, निवेश करती है और बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी से रिलेटेड कोई काम करती है, तो उससे जो फायदा कमाएगी वो फायदा भारत और जो जनजाति से रिलेटेड वो काम कर रहे थे उन्हें, प्लस अपने देश में, यानी कि तीनों को फायदा होना चाहिए इसमें। इसलिए बनाया गया था ये CBD। और इसको देखने के बाद भारत में भी बनाया गया था बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट। हमने कानून पास किया था, जैसे आपको याद होगा 2002 में, मैंने पढ़ाया भी था पिछले लेक्चर में, देखना। चलो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। तीसरा जो पृथ्वी सम्मेलन में आया है वो आया है UNCCD। UNCCD क्या है? तो तुम्हें पता है कि जो डेजर्ट हो रहे हैं, जो जमीन बंजर हो रही है, उसे रोकना है। तो ये भी 1992 का हिस्सा था, लेकिन इसको आगे चल के इसे इम्प्लीमेंट किया गया 1994 में। इसका काम क्या है? तो मरुस्थलीकरण का मुकाबला करने के लिए सम्मेलन किया गया था। जैसे मैं बता रहा हूँ, जमीन बंजर हो रही थी, उसे रोकना था। याद रखना इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? बॉन। बॉन कहाँ है? जर्मनी में। और एकमात्र सम्मेलन जो रियो एजेंडा 21 की सीधी सिफारिश से हुआ था, और ये लीगली बाइंडिंग भी है। और फिलहाल अभी कनाडा बाहर हो गया है, तो ये क्वेश्चन नहीं पूछने वाला, इस पे ज़्यादा ध्यान मत दो। बस ये समझ लो कि इसकी स्थापना हुई 1994 में। और ये कब आया था, तो किसकी वजह से आया था? तो रियो में जो समिट हुआ था, अर्थ समिट, पृथ्वी सम्मेलन, उसके बाद आया था। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? बॉन, जर्मनी में है। बस आपको इतना याद करना है। चलो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट। फिर है क्योटो प्रोटोकॉल। देखो मैंने बताया था ना,
हुआ था अर्थ समिट। कब हुआ? 1992 में। उसका एम क्या था कि ग्रीन हाउस गैसेस को कम करना है। ग्रीन हाउस गैसेस को कम करने के लिए जो विकसित देश थे उसको जिम्मेदारी दी गई। तो उसके लिए कौन सा प्रोटोकॉल बनाया गया? उसके लिए बनाया गया क्योटो प्रोटोकॉल। और मैं आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ बता रहा हूँ, इस क्योटो प्रोटोकॉल की वजह से जापान विकसित देश है, जापान को जिम्मेदारी दी गई थी कि आप या तो अपने देश में कम कीजिए या दूसरे डेवलपिंग जो विकासशील देश है वहाँ पे आप जाके निवेश कीजिए। तो उसके बाद ही क्योटो प्रोटोकॉल के जो प्रोटोकॉल बना था, कानून बना था, उसके बाद ही जापान ने भारत में निवेश किया। और भारत में जो मेट्रो प्रोजेक्ट आया वो जापान की मदद से आया। यदि क्योटो प्रोटोकॉल ना होता तो जापान भारत की मदद ना करता, और भारत की मदद ना करता तो भारत में दिल्ली की जो मेट्रो है वो ना आ पाता। तो हर चीज़ किस तरीके से लिंक्ड है आप देख सकते हैं। तो क्योटो प्रोटोकॉल में जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ग्रीन हाउस गैसेज जो हैं, जैसे कि ये जो गैसेज हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, SF6, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, परफ्लोरोकार्बन, इन चीज़ों को कम करना है। और यही सारी जिम्मेदारी दी गई थी। किसको दी गई थी? जो डेवलप्ड कंट्री थे, जो विकसित देश थे, उनको दी गई थी। डेवलपिंग कंट्रीज़ के लिए क्या था? कुछ भी नहीं था। ये था कि डेवलपिंग कंट्रीज़ में जो विकासशील देश हैं वहाँ पे जाके निवेश कर सकते हैं। तो हमारा ये हो गया। फिर उसके बाद है रोटरडैम कन्वेंशन। याद रखना, रोटरडैम कन्वेंशन एक क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लेता है। रोटरडैम कन्वेंशन कब आया था? 1998 में आया था। रोटरडैम कन्वेंशन कब आया है? 1998 में आया है। इसका काम क्या है? प्रायर इन्फॉर्म्ड कंसेंट प्रोसीजर फॉर सर्टेन हैजार्डस केमिकल एंड पेस्टिसाइड्स इन इंटरनेशनल ट्रेड। भाई देखो, आसान भाषा में तुम्हें समझाओ, जो भी पेस्टिसाइड्स, जो भी केमिकल यूज़ होते हैं इंटरनेशनल ट्रेड में, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में, उसका पहले से ही उस देश को पता होना चाहिए। मान लो जैसे कि हमारे भारत में जो गाय होती हैं, जब गाय बीमार पड़ जाती हैं तो उन्हें एक दवाई दी जाती है जिसे कहते हैं डेक्लोफेनाक। आपको पता होगा, गांव के लोगों को पता होगा, इसे कहते हैं डेक्लोफेनाक। ये जो डेक्लोफेनाक है ये गाय को खिलाया जाता है। लेकिन जब गाय मर जाती है उसके बाद जो चील आते हैं उसको खाने के लिए, जो गिद्ध उसे आते हैं खाने के लिए, तो उस दवाई की वजह से, उसके वजह से क्या हो रहा है कि जो गिद्ध आ रहे हैं खाने के लिए, गिद्ध की जो इंटेस्टाइन है, वो अतड़ी जो है वो फट जा रही है और जो गिद्ध हैं वो मर रहे हैं, जिसकी वजह से उनकी जो प्रजाति है कम होती जा रही है, लुप्त होते जा रहे हैं इस वजह से। तो यदि ऐसा कुछ होता है, कोई पेस्टिसाइड, कोई केमिकल अगर कोई कंट्री यूज़ करती है तो वो दूसरे देश को देने के पहले उसको वो इन्फॉर्म कर दे, बता दे कि ऐसे इसके प्रॉब्लम्स हैं, ऐसे इसके ड्रॉबैक्स हैं, ऐसे इसके नुकसान हैं, क्या आपको लेना है क्या? तो इसलिए कन्वेंशन बनाया गया था जिसे कहते हैं रॉटरडैम कन्वेंशन। ये भी एक यूएन की एक ट्रीटी है जो 1998 में आई थी, यूएन की एक संधि है। चलो इतना समझ में आ गया। आगे देखते हैं। फिर है कार्टेगिना प्रोटोकॉल। क्या है? कार्टेगिना प्रोटोकॉल। ये कब आया है? 2000 में आया है। ये किससे रिलेटेड है? ये रिलेटेड है जैव सुरक्षा से रिलेटेड है। जैव सुरक्षा, बायो सेफ्टी, प्रोटेक्टिंग बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी फ्रॉम पोटेंशियल रिस्क पोज्ड बाय द लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म रिजल्टिंग फ्रॉम मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी। देखो मैं तुम्हें बहुत ही आसान भाषा में समझाता हूँ। इसका मतलब ये है कि तुम्हें पता होगा कि हरियाणा में एक शिप बनाई गई थी, एक भेड़ बनाई गई थी जिसका नाम रखा गया था डॉली। और ये डॉली कोई ऐसी डॉली नहीं थी, ये एक लैब में बनाई गई थी, लैब के अंदर। तो इस तरीके से जो जानवर बनाए जा रहे हैं, जो स्पीसीज बनाए जा रहे हैं, उससे कहीं ना कहीं खतरा हो सकता है पूरे बायोडाइवर्सिटी को, पूरे इन्वायरमेंट को। तो उससे रिलेटेड कैसे बचाव किया जा सकता है उसके लिए बनाया गया था कार्टेगिना प्रोटोकॉल। जैसे कि आपको पता है कि एक और भी बनाई गई थी जिसका नाम था करिश्मा और हेमा, इस तरीके से बनाई गई थी। तो वो भी जो भी लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म है, कोई भी जो स्पीसीज है जिसको बनाया जा रहा है बायोटेक्नोलॉजी की मदद से, जो नेचुरल तरीके से नहीं आ रही हैं, लैब में बनाए जा रहे हैं, उसको कैसे कंट्रोल किया जाए, उस पर कैसे अच्छे से मॉनिटरिंग की जाए, उसके लिए बनाया गया है कार्टेगिना प्रोटोकॉल। ये बायो सेफ्टी से रिलेटेड है। ये सेफ्टी सिर्फ और सिर्फ पर्यावरण को लिए नहीं है, ये ह्यूमंस के लिए भी है, ये स्पीसीज के लिए भी है, चाहे वो एनिमल स्पीसीज हो चाहे वो प्लांट की स्पीसीज हो। चलो इतना समझ में आ गया
कि रॉटरडैम जो है वो ट्रेड में किस तरीके से केमिकल पेस्टिसाइड यूज़ होते हैं उसके बचाव के लिए है। कार्टेगिना किसके लिए है, जो जीव बनाए जा रहे हैं लैब के अंदर उसके बचाव के लिए है। फिर उसके बाद आता है स्टॉकहोम कन्वेंशन, याद रखना जो 1972 में था वो था स्टॉकहोम डिक्लेरेशन, घोषणा थी। ये कन्वेंशन है, ये सम्मेलन है। कब आई है, 2001 में आई है, याद रखना 2001 में आई है। ये क्या है, एलिमिनेट और रिस्ट्रिक्ट द प्रोडक्शन एंड यूज ऑफ परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट, यानी कि परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट जो POP, परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट, जो भी पॉल्यूटेंट्स हैं उससे किस तरीके से रोका जाए या तो उसका प्रोडक्शन कैसे कम किया जाए, इसके लिए बनाया गया है स्टॉकहोम कन्वेंशन। देखो हिंदी वाला भी मैं बता देता हूं तुम लोग को। दीर्घ स्थायी जैविक प्रदूषकों के उत्पादन और उपयोगों को खत्म करना या प्रतिबंधित करना ही इसके लिए किया गया है स्टॉकहोम कन्वेंशन। और इससे रिलेटेड IPCS प्रिपेयर्ड ए लिस्ट नोन एज डर्टी डजन, ये इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए। चलो ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। तो हमारा नेक्स्ट था रेड और रेड प्लस प्लस, ठीक है, रेड और रेड प्लस प्लस। अब देखो भाई, ये 2005 में इसकी स्थापना हुई है, याद रखना है। कब हुई है, 2005 में। एक चीज़ मैं और बता दूं पहले तुम्हें, आगे बढ़ने के पहले, रॉटरडैम को याद करना है प्रायर इन्फॉर्म्ड कंसेंट, बहुत आसान तरीके से PIC से याद करना है। कार्टेगिना से याद करना है बायो सेफ्टी। स्टॉकहोम को याद करना है POP, परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट। याद करने का तरीका बता रहा हूं मैं। चलो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। फिर है रेड और रेड प्लस प्लस। ये कब हुआ, इसकी स्थापना 2005 में हुई है। क्यों हुई है, देखो भाई, ये जो पेड़ लगाए गए हैं, ये जो पेड़ हैं इसकी कटाई कितना तेजी से हो रही है। देख रहे हो कितनी तेजी से इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, अर्बनाइजेशन हो रहा है, लोग पेड़ काट रहे हैं, बहुत तेजी से काट रहे हैं। तो उस चीज़ को रोकना है। उसकी वजह से क्या हो रहा है, कई सारा जो गैसेस हैं वो रिलीज हो रही हैं। तो उसकी वजह से इमिशंस बहुत ज़्यादा हो रहे हैं गैसेस के, उस चीज़ को रोकना है। तो यही है रिड्यूसिंग इमिशंस फ्रॉम डिफॉरेस्टेशन एंड फॉरेस्ट डिग्रेडेशन इन डेवलपिंग कंट्रीज। ये जो डेवलपिंग कंट्रीज़ है, जो विकासशील देश हैं, विकसित देश में नहीं, विकासशील देश में जो इतनी प्रॉब्लम्स आ रही हैं उस चीज़ को रोकना है। तो एक चीज़ मैं तुम्हें और बता दूं कि ये जो रेड है और ये जो रेड प्लस प्लस है, इसमें अंतर ये है कि जो देश पेड़ लगाएंगे, इमिशंस को रोकेंगे, गैसेस के जो इमिशंस हैं उसको रोकेंगे, तो उनको इंसेंटिवाइज भी किया जाएगा, उन्हें पैसे भी दिए जाएंगे। यह रेड प्लस प्लस में है। रेड में सिर्फ कंट्रीज़ को एफर्ट लगा के उसे करना है, एफॉरेस्टेशन यानी कि पेड़ लगाने हैं, डिफॉरेस्टेशन को रोकना है, एफॉरेस्टेशन करना है। प्लस रेड प्लस प्लस में उसको इंसेंटिवाइज भी किया जाएगा। यदि इंडिया पेड़ के जो फॉरेस्ट कवर बढ़ाता है तो इंडिया को पैसे भी मिलेंगे उसके, इसका मतलब ये है। और एक चीज़ और बता दूं कि बाली एक्शन प्लान 2007 में बाली में मीटिंग हुई थी। तो COP13 में कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ 13वीं मीटिंग में ये डिसाइड किया गया था कि रेड जैसा एक कॉन्सेप्ट लाया गया था जो डेवलपिंग कंट्रीज़ के लिए लाया गया था। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। फिर है हमारा नगोया प्रोटोकॉल। नगोया प्रोटोकॉल ये आया है 2010 में आया है। देखो भाई, एक चीज़ मैं तुम्हें बताया था, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, एक चीज़ बताया था कि जो जैविक विविधता है उसमें जो फ़ायदा होता है वो सभी को बराबरी मिलना चाहिए। तो उसी से रिलेटेड नगोया प्रोटोकॉल आया है। ठीक है, उसी से रिलेटेड आया है। क्या इसमें कहता है, एक्सेस टू जेनेटिक रिसोर्सेज एंड अ फेयर एंड इक्विटेबल शेयरिंग ऑफ बेनिफिट्स अराइजिंग फ्रॉम दियर यूज ऑफ द कंजर्वेशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। इसका मैं तुम्हें समझा दूं। इसका मतलब ये है कि जो भी जेनेटिक हम मॉडिफिकेशन कर रहे हैं, मान लो बीटी कॉटन है, बीटी कॉटन, पहले कॉटन का तो हमारे पास बीज था लेकिन उसको हमने चेंज कर दिया। अब उसको हमने क्या बना दिया, बीटी कॉटन बना दिया ना। तो ये जो बीटी कॉटन है, बैसिलस थूरीजेनेसिस इसका फुल फॉर्म है। तो हमने एक नए तरीके से जेनेटिक मॉडिफाई कर दिया, हमने उसके जीन्स ही चेंज कर दिए। ये जो फसल था, कॉटन का जो बीज था, उसका हमने चेंज कर दिया। तो वो सारी चीज़ें जो रेगुलेट होती हैं वो नगोया प्रोटोकॉल के अंदर रेगुलेट होती हैं कि यदि ऐसे जेनेटिक मॉडिफिकेशन किए जा रहे हैं
और आपके कंट्रीज में किए जा रहे हैं, तो उसका जो बेनिफिट है वो सिर्फ वो जो कंपनी ना ले जो कर रही है, बल्कि उस देश को भी दे और वहाँ भी दे जो लोग वहाँ रह रहे हैं। तो इसका कॉन्सेप्ट ये था। चलो ठीक है, आगे देखते हैं। फिर है हमारा रियो +20, यानी कि रियो समिट जो हुआ था 1992 में, उसके 20 साल बाद +20, इसका मतलब ये है यानी कि 2012 में। तो 2012 में क्या हुआ था? कॉन्फ्रेंस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सतत विकास पर एक सम्मेलन हुआ था। कब हुआ? तो 20 साल के बाद हुआ था। चलो ठीक है, इतना समझ में आया सबको। चलो आगे बढ़ते हैं। फिर है पेरिस एग्रीमेंट। पेरिस एग्रीमेंट फिलहाल बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। जैसे पहले मैं तुम्हें बताया था कि उस समय जो पृथ्वी शिखर सम्मेलन था, अर्थ समिट था, वो इंपॉर्टेंट था। अब पेरिस एग्रीमेंट इंपॉर्टेंट हो गया है। तो क्यों? क्योंकि ये लेटेस्ट एग्रीमेंट है क्योटो प्रोटोकॉल की तरह। क्योटो प्रोटोकॉल में सभी कंट्रीज के लिए एक जिम्मेदारी दी गई थी कि भाई देखो, तुम्हें इतना कम करना है, तुम्हें इतना कम करना है। लेकिन पेरिस एग्रीमेंट में ऐसा है कि सभी कंट्रीज को जिम्मेदारी नहीं दी गई है। कंट्री खुद अपनी जिम्मेदारी बताई है कि मैं इतना कम करूंगा, मैं इतना कम करूंगा। यानी कि कंट्रीज ने खुद जिम्मेदारी बताई है कि मुझे इतना कम करना है। तो ये भी जलवायु परिवर्तन से रिलेटेड है, ये भी क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड है। ये कब हुआ है? याद रखना, 2015 में हुआ है। कब हुआ है? 2015 में हुआ है। तो भारत ने भी अपनी जिम्मेदारी बताई कि मैं क्या क्या करूंगा। तो भारत ने कुछ अपना लक्ष्य रखा है। लक्ष्य ये रखा है कि यह है इंडियन NDC, नेशनल डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन। यह भारत का लक्ष्य है। भारत ने बोला कि ग्रीन हाउस गैसेस का जो इमिशन है, ये जो गैसेस का इमिशन है, इसको हम 30 से 35% कम कर देंगे। 2005 में जितना था उसके 30 से 35% कम कर देंगे 2030 तक। पहली चीज़ इसने ये बोला भारत ने। दूसरी चीज़ ये बोला कि 2030 तक हम जो बिजली का उत्पादन करते हैं उसमें से 40% जो बिजली उत्पादन होगी वह कोयले से नहीं होगी, किसी और चीज़ से होगी। ये भी बोला। भारत ने ये भी बोला कि 3 बिलियन टन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि इंडिया इंक्रीज इट्स फॉरेस्ट कवर टू क्रिएट एन एडिशनल कार्बन सिंक। फॉरेस्ट के जो कवर हैं, जो पेड़ के जो जंगल हैं, वो इतने ज़्यादा लगाए जाएंगे कि 2.5 से 3 बिलियन टन CO2 जो है उसको सिंक, उसको एब्जॉर्ब कर सकें। मतलब उतने जो गैसेज पर्यावरण में हैं उसको वो सारा का सारा एब्जॉर्ब कर सके, इसलिए पेड़ के कवर भी लगाए जाएंगे। ये भारत ने खुद अपने से बताया था। तो उसी तरीके से, जिस तरीके से भारत ने बताया था, उसी तरीके से पूरी दुनिया में जितनी भी कंट्रीज हैं सब ने बताया था। और पेरिस एग्रीमेंट जो है, जो पेरिस समझौता है, उसका मेन एम क्या है, मेन उसका वो चाहता क्या है, किस लिए बनाया गया था वो? तो देखिए, पूरी दुनिया से जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं उससे कम करना है। ये तो आपको पता है कितना कम करना है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। दिस सेंचुरी ग्लोबल टेम्परेचर राइजेस वेल बिलो 2 डिग्री सेल्सियस एबव इंडस्ट्रियल लेवल। ठीक है, तो एम ये है कि ये जो CO2 इमिशंस हैं उसे हमें कम करना है। कितना कम करना है? 2 डिग्री सेल्सियस से कम करना है हमें। 2 डिग्री सेल्सियस से हमें कम रखना है। तो इसका जो है ये है। देखो, फिर इसके बाद है हमारा किगाली एग्रीमेंट। क्या है हमारा? किगाली एग्रीमेंट। इसे किगाली अमेंडमेंट भी कहते हैं। ये जो किगाली अमेंडमेंट है, किगाली समझौता है, इसमें कुछ चेंजेस किए गए, कुछ बदलाव किए गए। बदलाव क्या है? बदलाव ये किए गए कि ओजोन जो है, ओजोन की जो परत है, उसे रोकने के लिए हमने मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में कुछ चेंजेस किए। याद रखना, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल मैंने आपको बताया था। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में जो संशोधन किया गया है वो किगाली अमेंडमेंट से किया गया है। इसमें एम क्या है? इसमें एम ये है कि जो हाइड्रोफ्लोरोकार्बन है, HFC है, जो हाइड्रोफ्लोरोकार्बन है, HFC है, उसकी जो प्रोडक्शन है उसे हमें कम करना है। अब उसकी प्रोडक्शन हमें कितना कम करना है? तो उसको हमें 80 से 85% हमें कम करना है 2045 तक। याद रखना, 2045 तक। और ये जो किगाली अमेंडमेंट किया गया है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में, यह 2019 से सभी कंट्रीज के ऊपर ये बाध्य होगा, यह बाइंडिंग होगी। तो ये हमारा लेक्चर कंप्लीट हो गया। फिलहाल देख लेते हैं, हम नीचे देख लेते हैं, कुछ और तो नहीं है, बस हमारा कंप्लीट हो गया। इसके अलावा बच्चों, यदि आपको कोई डाउट है, कुछ पूछना है, तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि ये हमारा सारा का सारा बुक्स का कलेक्शन है। यदि आप बुक्स परचेज़ करना चाहते हैं तो कर सकते हैं।
इसमें। ये फ़िलहाल अभी तो इंग्लिश मीडियम का है, लेकिन जल्दी ही मैं हिंदी मीडियम का भी लेके आऊँगा। और आप इसे लाइक कमेंट शेयर सब कुछ करें। और आपको ये लेक्चर कैसा लगा प्लीज़ मुझे बताएं, जिससे कि अगर कोई इम्प्रूवमेंट होगा तो मैं इम्प्रूवमेंट भी करूं। और आपको अगर कुछ पढ़ना है तो भी आप मुझे बताएं। और ये मेरी जिम्मेदारी है कि आपका यूपीएसआई निकालूं मैं, इसलिए यूपीएसआई के मैं एक कंटिन्यूस सीरीज़ लेके आ रहा हूँ, कंटिन्यूस लेक्चर लेके आ रहा हूँ। ये मूल विधि का हमारा 5th लेक्चर है। इसके अलावा हमारी पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन, जिससे टोटल मिला के 24 क्वेश्चंस आएंगे, वो कम से कम मैं सुनिश्चित करा दूं। प्लस मैथ्स, इंग्लिश के कुछ जो बेसिक क्वेश्चंस है वो भी कराना है मुझे। ओके, ठीक है, मैं फिर फ़िलहाल क्लास को एंड करता हूँ। थैंक यू सो मच।